हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ लिया था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी बेसिक्स हमने देखा था किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें एवरेज होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड टाइम इंटरवल फॉर दैट चेंज, यानी कंसंट्रेशन को चेंज होने में जितना टाइम लगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अगर जो हम लोग लिखे रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डेल सी अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो डेल सी क्या होता है यहाँ पे, चेंज इन कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर जो रिएक्टेंट है हमारे पास, तो हम क्या लिखते थे, माइनस ऑफ डेल सी अपॉन डेल टी, है ना, यानी कि माइनस ऑफ R2 और क्या लगेगा, माइनस ऑफ R1, यानी टाइम 2 पे जो कंसंट्रेशन होगा और टाइम 1 पे कंसंट्रेशन होगा। ब्रैकेट के अंदर लिखने का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, प्रोडक्ट के लिए लिखे हम लोग, अब तो ये क्या हो जाएगा, डेल सी, पी लिख देते हैं प्रोडक्ट के लिए, ऊपर आर लिख दिया है ना, डेल टी इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कंसंट्रेशन P2 माइनस ऑफ P1। ये मतलब टाइम है ना, T2 कंसंट्रेशन पे P2 कंसंट्रेशन और T1 टाइम पे कंसंट्रेशन P1 है। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, आर एवरेज है ना। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या देखते हैं, इसका ग्राफ। तो ग्राफ अगर जो हम लोग ड्रॉ करने जाएं तो तो एक साइड में हम लोग क्या लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको हम कैसे लिखेंगे, आर से लिखते हैं ना, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम लोग, टाइम टेकन, ठीक है, जिसको स्मॉल टी से लिखते हैं। ओके, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को सपोज हम लोग मान लेते हैं क्या, आर नॉट, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू आर नॉट। ये क्या है, आर नॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है ना। तो अब अगर जो देखो रिएक्टेंट है ये, और रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ से मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट को, और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा, ये कुछ इस टाइप का कर्व आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर जो हम लोग ये मान लें टी इक्वल्स टू जीरो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी नॉट भी बोल सकते हो ना, जहाँ टाइम जीरो पे, तो ये वाला पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग T1। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी होगा, और ये वाला पॉइंट T2 और इसको T3, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्टिव में जो कंसंट्रेशन होंगे रिएक्टेंट के, वो वाले पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, R1, है ना, T1 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे क्या है T2 के रिस्पेक्ट में, तो R2 बोल देते हैं, और इसको T3, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, है ना, R3 लिख देते हैं यहाँ पे। बस आपको समझना है कि टाइम 3 पे कंसंट्रेशन क्या था, या जो भी टाइम आप चूज कर रहे हो उस टाइम पे कंसंट्रेशन क्या था। तो आर एवरेज क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन था, है ना, माइनस ऑफ R2, माइनस लगाते हैं क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज, तो R2 माइनस ऑफ R1, तो T2 टाइम पे और T1 टाइम पे, है ना, कंसंट्रेशन। तो अगर जो कोई वैल्यू लेके हम लोग समझे, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू, सपोज मान लेते हैं हम लोग क्या, R1 के लिए वैल्यू 1 मोलर मान लेते हैं। ओके, और R2 के लिए मान लेते हैं सपोज 0.5 मोलर ले लेते हैं। ओके, और R3 के लिए ले लेते हैं सपोज 0.4 मोलर। ओके, तो अगर जो टाइम की बात करें तो टाइम भी हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो लिख पाएंगे। तो ये T1 जो टाइम वो 30 मिनट बाद है रिएक्शन स्टार्ट होने के, और ये 60 मिनट बाद है T2, और T3 क्या है, 90 मिनट बाद है। ओके, तो हमने एक वैल्यू लेकर समझने की कोशिश की आर एवरेज को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो R2 मतलब जो टाइम T2 पे कंसंट्रेशन है वो 0.5 है, माइनस ऑफ R1 मतलब T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है, और अपॉन में T2 टाइम, है ना, T2 मतलब वो टाइम 60 मिनट वाला, और ये T1 क्या है 30, तो ये T1 से T2 जाने में जो टाइम लगा वही है ना, तो 60 माइनस क्या कर लेंगे 30। ओके, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद, माइनस ऑफ 0.5, और एक माइनस बाहर में था तो 30, ये क्या बन गया प्लस हो जाएगा, है ना, आर एवरेज इक्वल्स टू प्लस ऑफ 0.5 अपॉन 30। ओके, तो इसको सोल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 5/6 है 60, और कट जाएगा, है ना, तो बच जाएगा क्या, 1/60 मोलर पर मिनट, है ना, मोल लीटर पर लिख सकते हो तुम, जैसा भी तुमको ठीक लगे उसको सेकेंड आवर में चेंज कर लो, जैसा क्वेश्चन होगा एज रिक्वायर्ड हम लोग करेंगे। ओके, तो ये तो आया भैया कंसंट्रेशन का। अगर जो अब हम लोग बनाना चाहें, देखो वैसे ही आपको अलग टाइम पे अगर R3 से R1 भी निकाल सकते हो, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशन आएगा, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, अब R3 जगह T3 वाला वैल्यू रखोगे, और R2 के जगह वैसा ही T2 वाला, है ना, R1 रखोगे तो T1 वाला। तो अगर जो प्रोडक्ट का हम लोग बनाएं,
विथ क्या टाइम। तो ऐसा सपोज ये है प्रोडक्ट और यहाँ पे इस वाले लाइन पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, P, ठीक है। और इस वाले एरो यानी एक्स एक्सिस, तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा प्रोडक्ट का, जनरली हम लोग 0 लेके चलते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या था हमारे पास, रिएक्टेंट। ओके, तो अगर जो हम लोग इस लाइन पे टाइम टेकन लेंगे है ना, ऑब्वियस है कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा प्रोडक्ट का। तो इस टाइप का जो ग्राफ आएगा हमारे लिए, t इक्वल्स टू 0 पे कंसंट्रेशन 0, ये कुछ आएगा इस टाइप का कर्व। ये जादू है मेरा, ठीक है, ऑटोमेटिक कर्व बन जाता है मेरे वाले में, आप अच्छे से बनाना, ठीक है। तो ये T1 वाला क्या होगा, P1 कंसंट्रेशन बोलेंगे, बस नाम है ये, है ना। और दूसरा अगर जो पॉइंट ले लें सपोज यहाँ पे, तो ये T2 मान लेते हैं इसको, और कंसंट्रेशन यहाँ पे P2 मान लेते हैं। सिमिलरली अगर जो और पॉइंट लोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक T3 पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P3 इसको बोल देंगे हम लोग, सिंपल है। ये तो आसान है, ये सब सभी को आता होगा, है ना, P3 T3। तो आर एवरेज निकालेंगे अगेन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का P3 माइनस P2 अपॉन क्या, देखो P2 की जगह P1 भी लिख सकते हो, आपको जो इच्छा है वो लिख सकते हो, T3 माइनस T2, कुछ और भी आप ले सकते हो, P4 P5 जो भी हो, ठीक है। सिर्फ हमें क्या देखना है, वहाँ का दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, वैल्यू कुछ रख दोगे, कुछ वैल्यू से अगर जो समझना चाहो तो कुछ वैल्यू रख देंगे ना, तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, तो टाइम की बात करें तो मिनट में हो सकता है, क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है सेकेंड में या आवर में, वो डिपेंड करता है। ओके, ये तो हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, एवरेज पढ़ा। पर अगर हमें किसी एग्जैक्ट टाइम पे पता करना हो ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। यानी कि अगर जो हमें पता करना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम एवरेज नहीं निकालेंगे, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस, ठीक उसी टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो उसको समझते हैं ना हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट को किसी पर्टिकुलर टाइम। तो देखो इसको एग्जांपल से, ये बाइक वाला जैसे है, क्या वो बहुत तेज़ी से आया, सामने कार देखा तो वो अचानक से क्या मारा, ब्रेक। तो इसके पूरे मोशन के दौरान क्या होगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, अलग अलग, जैसे कार वाले के पास अलग, स्टार्टिंग में अलग। जैसे ये बाइक वाला है तो क्या आया होगा, बहुत तेज़ी से आया होगा, ब्रेक मार के क्या किया होगा, स्किड, है ना। तो अगर आने के वेलोसिटी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा, लड़के के पास आया तो क्या हो गया, काफ़ी स्लो, मुड़ने टाइम काफ़ी स्लो हो गया होगा, समझ रहे हो। तो हमें इंस्टेंटेनियस देता है, जैसे गाड़ी के पास और वो लड़की के पास कैसा स्पीड होगा, इसी क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो देखो यहाँ ध्यान से, रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर, एट है ना, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट का क्या मतलब है, टाइम, है ना, किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे। जैसे यानी कहने का मतलब क्या होगा, टाइम चेंज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ही कम हो जाएगा ना, टाइम चेंज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल कहने का मतलब क्या है, 0.0001 सेकेंड, ऐसा कुछ, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफिनाइटेसिमली स्मॉल, है ना। ओके, तो ध्यान रखना इसका। तो पहले जो हम लोग डेल टी लिख रहे थे, अब उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी टी, जो पढ़ा हुआ आपने है ना 11th वाले फिजिक्स में जैसा, ठीक है, वैसा कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, डेल सी की जगह क्या लिखेंगे, डी सी। स्मॉल चेंज को हम लोग किससे लिखते हैं, डी सी से। ओके, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन इनफिनिटेसिमली स्मॉल। ओके, और इनफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, तो अगर जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है जहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी, मतलब रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन में माइनस लगाते हैं। और वैसा ही इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी, है ना, प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए आर लिखते हैं। ओके, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, क्लियर है। तो अब अगर जो हम लोग ग्राफ की बात करें, ठीक है, ग्राफ में क्या, एक साइड क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जैसा सेम वहाँ पे एवरेज में लिया था वैसा ही सेम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस में लेंगे, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, टाइम। ओके, तो ग्राफ कुछ ऐसा जादू वाला से कर्व बन जाएगा अपने आप। तो टाइम यहाँ पे, ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब यहाँ इनिशियल को क्या लिखेंगे, आर नॉट, है ना। और टी इक्वल्स टू 0 पे क्या है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, टी नॉट बोल देते हैं ना, इनिशियल टाइम टिक को। और यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे टेंजेंट, जो क्या होगा, टच कर रहा होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम मान लेते हैं कोई सा भी टी, और ये क्या हो जाएगा हमारा रिएक्टेंट आर, जो कि हम लोग मान रहे हैं क्या, डी आर, जो स्मॉल चेंज होगा, ठीक है, उस टाइम पे किसी फिक्स टाइम मान लेते हैं एक्स टाइम, जैसे 12:15 ऐसा कुछ टाइम। ओके, तो अब देखो ध्यान से,
ये जो होगा वो हमें क्या बताएगा, किसी फिक्स टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। ओके, तो ये तो हुआ रिएक्टेंट के लिए। अगर जो प्रोडक्ट के लिए हम लोग ग्राफ बनाएं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट कि प्रोडक्ट लिखे हैं ना, रिएक्टेंट का ऑलरेडी बना चुके हैं प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम टेकन, है ना। तो फिर से ग्राफ बनाएंगे ऐसा कुछ जादू से, फिर क्या बन जाएगा, कर्व। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जादू से हमारा। ओके, जो कि टेंजेंट होगा। तो ये एक पॉइंट क्या हुआ, टचिंग वाला पॉइंट जो टच कर रहा होगा ग्राफ को, वो टाइम टी मान लेते हैं कोई सा भी, जैसे बाई टाइम मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेशन पी रहा हुआ उस टाइम पे। ठीक है, तो अब ये जो टेंजेंट बना है ना दोनों ग्राफ पे, क्या होगा, इसका स्लोप ही हमें क्या बताएगा, बताओ। थीटा जो होगा टेन थीटा, वो क्या होगा, स्लोप ही हमें क्या बताएगा, रेट। जैसे वेलोसिटी और टाइम वाले ग्राफ में क्या होता था, एक्सेलरेशन बताता था टेंजेंट, और डिस्टेंस और टाइम वाले में टेंजेंट जो होता था स्लोप उसका, वो क्या बताता था, हाँ, एक्सेलरेशन की जगह वहाँ पे बन जाता था वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ, अगर जो रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टेंट के देखेंगे तो, है ना, इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं हम लोग, जिसको स्लोप, है ना, टेन थीटा जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ओके, यानी रेट हम लोग ऐसे भी पता कर सकते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, सिमिलरली प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस बन जाएगा, है ना, डी पी अपॉन डी टी लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे स्लोप और ये टेन थीटा की जो कि इक्वल होगा। ओके, तो ऐसा दिख भी रहा होगा यहाँ पे तुमको कि ये टेन थीटा क्या है, यहाँ पे लेस देन 90 है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और थीटा ग्रेटर देन 90 होता है तो क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। ये सब बचपन में पढ़ते आ चुके हो, 10th क्लास में ना, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ा होगा उस टाइम पे। तो अब देखो यहाँ पे जो वैल्यू, अगर जो वाई वैल्यू की बात करें, जैसे हम लोग वहाँ पे एवरेज रेट निकाला था, है ना, तो उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा। ग्राफ से थोड़ा सा समझते हैं। देखो जैसे मैंने इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया पेज को, तो ये सपोज ये वाला पॉइंट क्या है, 12 सेकेंड है, ये 22 सेकेंड है, वैसा ही 10 का गैप लेकर लिख दो, है ना, 32 सेकेंड है, ये मिनट या आवर कुछ भी लिखा, हाँ क्वेश्चन में मिनट आवर कुछ भी हो सकता है। ओके, ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे सपोज 10 सेकेंड लेते हैं तो ये 20 सेकेंड, या मिनट आवर वैसा ही सेम 40 50 60 लिख दो, और ये मिनट आवर या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है, सेकेंड वगैरह। तो अब देखो अगर जो हम लोग रेट को लिखें तो देखो क्या लिखा हुआ, माइनस, ये वही अलग से नहीं लिखा है ना वहीं पे, तो पॉसिबल नहीं है हम लोग स्मॉल चेंज को निकाल पाएँ यहाँ पे, है ना, ग्राफ की मदद से। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो पढ़े हो कहाँ पे, हाँ जो पढ़े हो कहाँ पे, 11th वाले फिजिक्स में ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन। बायो वाले ये नहीं कर सकते कि सर हमको तो मैथ्स वाली चीज़ें ये नहीं आते हैं, क्या आना चाहिए। ओके, डी एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं, के डी टी लिख देते हैं कांस्टेंट कोई, और इंटीग्रेट कर देते हैं, इसको इंटीग्रेशन बोलते हैं, और डिफ्रेंशिएशन में डी एक्स वाई डी टी होता है। ठीक है, तो ग्राफ को हटा के आगे देखते हैं हम लोग, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जिसको बोल सकते हैं। ओके, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। ओके, हाँ, तो ये क्या हो गया, डिसअपीयरेंस। तो देखो अगर जो हम लोग बात करें रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की, तो अपीयरेंस किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होगा, है ना, यानी आर एवरेज डेल पी अपॉन डेल टी लिखेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा, आर एवरेज, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, आर इंस्टेंटेनियस माइनस नहीं प्लस ऑफ डी पी अपॉन डी टी, चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और डिसअपीयरेंस क्या हो जाएगा, फॉर डिफाइन फॉर किसके लिए, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं ना, डिफाइन फॉर रिएक्टेंट ओनली। ओके, तो आर एवरेज क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ डेल आर अपॉन डी टी, है ना, माइनस लगेगा यहाँ पे क्योंकि क्या है ये रिएक्टेंट के लिए। तो आर इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज, तो माइनस ऑफ डेल नहीं, क्या हो जाएगा, डी आर, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डी टी है, बहुत ही छोटा चेंज। तो अगर जो सपोज ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है कोई केमिकल
रिएक्शन है, जिसमें क्या हम लोग मान के चलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा 1, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 या बोल सकते हैं यूनिट मतलब सिंगल। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है सी और डी, और यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट ए और बी। तो देखो यहाँ पे हमने देखा था ऑलरेडी रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों देखा है यहाँ पे, है ना, जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था और सिंगल, है ना, हमने वहीं पे बोला था। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो। तो यहाँ पे रिएक्टेंट ए बी है, प्रोडक्ट सी डी है, ठीक है। तो उसी का क्या होगा चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी लिखेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस। ओके, डिसअपीयरेंस, लेकिन कब अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब 1 हो तब डायरेक्टली। यानी कि क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कार्बन प्लस O2 CO2 बना रहा है ना, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है कोई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन शॉर्टकट में लिख देता हूँ। तो आर एवरेज क्या बन जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिस अपीयरेंस, अच्छा ये कार्बन प्लस O2 नहीं होगा ना, क्या होगा, हो CO2 होगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे, है ना, रिएक्टेंट वाला। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन आएगा, कार्बन एंड O2। ओके, तो अगर जिसको लिखे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, एवरेज लिख रहे हैं ना, तो डेल होगा, तो डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इसका मतलब है ना, अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल सी कार्बन का, और वैसा ही किसका, ऑक्सीजन का, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी लिखेंगे। ओके, और इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे वहाँ पे तो डेल की जगह बस क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन डी, और वैसा ही माइनस ऑफ डी अपॉन सी अपॉन क्या हो जाएगा, dt माइनस लगेगा, वैसा ही माइनस ऑफ डी अपॉन क्या हो जाएगा, CO2 का कंसंट्रेशन अपॉन dt। तो ये सब चीज़ें बार बार नहीं लिखूंगा, आगे मैं डैश डैश कर दूंगा, ठीक है। तो कार्बन प्लस O2 क्या बन जाएगा, CO2। तो सपोज मान लेते हैं क्या, इसका कंसंट्रेशन A और B था, टाइम इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, T नॉट जिसको हम लोग बोलते हैं, और CO2 कुछ भी नहीं था। तो टाइम इक्वल्स टू T पे मान रहे A माइनस एक्स और B माइनस एक्स हुआ, और ये x बना। ये सब मोल कंसेप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुका है ना, किस तरीके से कंसंट्रेशन घटता है। कंसंट्रेशन हमने माना है A और B। तो R एवरेज क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन। तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या है, T है, 0 से T गया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर जो रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं तो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि रिएक्शन है। तो टाइम टेक, कितना टाइम टेक लिया, है ना। तो इसके लिए क्या बन जाएगा, देखो x अपॉन टी चेंज है, ठीक है, कंसंट्रेशन में चेंज कितने का आया है, x का। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस, हम ना फाइनल माइनस क्या करता है, इनिशियल। तो ये माइनस एक्स फाइनल है, और इनिशियल कितना था, माइनस ऑफ है। और वैसा ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, b माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन और b इनिशियल कंसंट्रेशन, और टाइम क्या है दोनों के लिए, b t है। ओके, तो इसको अगर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे ही है ना, क्या बनने वाला है, x माइनस 0 करोगे तो क्या बनेगा, है ना, यहाँ पे तो t बनेगा प्रोडक्ट के लिए, और ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट के लिए x बाई टी आने वाला है ना, b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस b। ओके, तो हर जगह क्या आएगा, देखो x बाई टी, यानी r एवरेज सभी जगह से सेम आ रहा है। क्यों, क्योंकि स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बने इसलिए। लेकिन ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जिसका जहाँ पे स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट SC शॉर्टकट लिख रहा हूँ इज 1, सिर्फ और सिर्फ क्या हो 1। तो अगर जो हम लोग कोई ऐसा रिएक्शन ले लें जैसे N1, चलो छोड़ो ऐसा नहीं लेते हैं, नॉन वाला लेते हैं, 2A प्लस 3B क्या बना रहा है, 4C प्लस 5D, नहीं क्या लेते हैं, D सिर्फ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है ना, 1। ओके, नहीं लिखा होता है इसका मतलब। तो वैसे कोई एग्जांपल के लिए लिख सकते हो H2 प्लस I2 है ना, जहाँ पे देखो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 और यहाँ पे क्या है 2 है। कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, बस समझना है यहाँ पे।
तो अगर जो हम लोग ले लें क्या यूनिवर्सल एग्जाम्पल टाइप से, जैसे N1A प्लस N2B N3C और ये N4D है ना, A और B मिलकर क्या बनाया, C और D बनाया। तो इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं AB है, और चलो इसका भी मान लेते हैं C और D है इसका, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं, कुछ ना कुछ था, तो वैसा ही ये भी इसका मान लेते हैं समझने के लिए। चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू 0 पे है, और ये इनिशियल जिसको हम लोग बोल रहे हैं ना T0 बोलते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अगर जो हम लोग क्या लिखें R एवरेज, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, एक्स नहीं C लिखते हैं, ठीक है। C का मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन है, R एवरेज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। और R इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, हाँ R इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, बताओ, DC अपॉन DT। यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन सिर्फ लिख रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे C जो रिएक्टेंट है उससे हम लोग नहीं बोल रहे हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, एक्चुअली इसको बाद में समझ लेंगे, पहले हम लोग इस वाले को समझ लेते हैं। तो A माइनस क्या होगा 2x, B माइनस क्या होगा 3x, और ये क्या बनेगा C 4x और D माइनस ऑफ x। तो अगर जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या लिखे हम लोग C, या पहले A लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्या लिखे पहले C लिखते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट को लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, गलती से मैंने माइनस लिख दिया, तो क्या हो जाएगा C प्लस 4x माइनस C, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या बन जाएगा 4x अपॉन T बन जाएगा। और वैसे ही रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D लिखेंगे तो क्या हो जाएगा D प्लस एक्स फाइनल है, और इनिशियल में कितना था D अपॉन T करेंगे, है ना, 0 से T किया क्योंकि टाइम टेकन है, तो ये क्या बन जाएगा x अपॉन T बन जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रेट ऑफ यहाँ पे अपीयरेंस की जगह क्या हो जाएगा डिसअपीयरेंस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A और डिसअपीयरेंस ऑफ B लिख रहे हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ पे अगर जो लिखेंगे हम लोग B के लिए, तो ये क्या हो जाएगा B माइनस 3x माइनस ऑफ B अपॉन T, तो ये क्या बन जाएगा 3x अपॉन T बन जाएगा, ओके। और वहीं अगर जो हम लोग लिखें माइनस ऑफ A के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा लिख दिया था। तो A माइनस 2x माइनस A करेंगे ना, फाइनल माइनस इनिशियल सेम वैसा ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x अपॉन T। अब ध्यान रखना यहाँ पे C क्या है, कंसंट्रेशन को बता रहा है, ठीक है, मैंने बस उस समझने के लिए लिखा है C, यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं है वो, ओके। तो अब देखो यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन मान लेते हैं, जो x अमाउंट चेंज हो रहा है उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, ये क्या होगा R, है ना, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो अगर जो R एवरेज निकालने गिवन रिएक्शन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू क्या A के रिस्पेक्ट में, ओके, तो ये क्या बन जाएगा देखो, है ना, x अपॉन T आना चाहिए, तो डेल C अपॉन, डेल C नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिख रहे हैं, 2dx आया था, है ना, जैसा एक निकाले हम लोग, तो 2x लिखो या 2dx, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, हमें क्या चाहिए dx, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सिमिलरली अगर जो R एवरेज लिखें बाकी सारे के लिए विथ रिस्पेक्ट टू B लिखें, तो ये क्या बन जाएगा, अब समझ में आ ही गया होगा ना, जैसे वहाँ पे 2dx आया था, तो वो क्या बता रहा था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, या सॉरी ये है तो डिसअपीयरेंस होगा, डिसअपीयरेंस ऑफ क्या A, ठीक है, रिएक्टेंट, और यहाँ पे dt क्या है, टाइम टेकन है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, यानी दैट रिएक्टेंट करने का मतलब, ओके। सिमिलरली B के लिए लिखेंगे तो वही सारी चीज़ें सेम आएगी, बस क्या हो जाएगा वहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा B का आएगा, और यहाँ पे B के लिए हमने क्या निकाला था 3 है, यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के देखें तो वही C क्या है, प्रोडक्ट है, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा ना ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसका आएगा, दैट कंपोनेंट, है ना, दैट प्रोडक्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या आएगा टाइम टेकन आएगा, ओके। मतलब सभी के लिए लिख रहे हैं, जो प्रोडक्ट हो, C हो D हो कुछ भी हो, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा टाइम टेकन, क्लियर है। तो C के लिए अगर जो लिखेंगे तो क्या जाएगा, C के लिए यहाँ पे 4 था,
तो अपॉन में 4 आएगा और यहाँ पे डेल सी आ जाएगा और टाइम टेकन टी है और इंस्टेंटेनियस रहेगा तो डी सी हो जाएगा, है ना, और 4 इंटू टी हो जाएगा। डी के लिए सिमिलरली क्या हो जाएगा, स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे तो 1 ही था, है ना, ये क्या बता रहा है इंस्टेंटेनियस, और 1 ही था तो डेल डी अपॉन डेल टी या डी अपॉन डी टी। 1 का कोई मतलब नहीं होता, लिखो या ना लिखो, ठीक है। ये क्या बता रहा है इंस्टेंटेनियस, ओके। तो ये 4x अपॉन क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे भी क्या आएगा x बाई टी और ये भी क्या आ जाएगा x बाई टी, यानी x अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन को चेंज होने में जो टाइम लगा वो सभी के लिए क्या आना चाहिए, सभी के जैसे सेम आना चाहिए हर जगह पे, है ना, x अपॉन टी आना चाहिए, तभी तो क्या हम लोग बता पाएंगे किसी भी रिस्पेक्ट में, ओके। तो इसके लिए अब देखो क्या होगा, हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इन जनरल अगर जो हम लोग लिखें, है ना, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे 2, 3, 4 नहीं, कुछ भी हो, जैसे N1A प्लस N2B क्या बना रहा हूँ N3C और N4D बना रहा हूँ, ओके। तो रेट हम लोग क्या लिखेंगे, रेट इंस्टेंटेनियस रेट माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी और N1 हो जाएगा, ओके, और ये माइनस ऑफ डी बी अपॉन क्या बन जाएगा डी टी, और स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका N2 है, डिवाइड कर देंगे सिमिलरली डी सी अपॉन डी टी, और स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे इसका N3 है, सिमिलरली डी डी अपॉन डी टी हो जाएगा, और स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है इसका 4 N4 है, ओके। आर एवरेज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डेल, है ना, डेल ए माइनस लगा देंगे डी टी और N1, सिमिलरली बाकी सारे का लिख लेंगे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कैन बी, बस लिख रहा हूँ उसको, कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रेट ऑफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, क्या ये डिसअपेरेंस, ओके, और रेट ऑफ अपीयरेंस, ये क्या यहाँ पे अपीयरेंस को बता रहा है, ओके, रिस्पेक्टिव स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना, किससे डिवाइड करेंगे स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो यहाँ पे बाय देयर, है ना, बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके। अब क्लियर है, तो इसको बड़े से सर्कल के अंदर डाल देते हैं हम लोग, समझ में आया, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस को अगर जो डिवाइड कर दें स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से तो वही क्या बन जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ओके। अब अगर जो हम लोग बात करें फॉर ए होमोजीनियस रिएक्शन, तो होमोजीनियस कहने का क्या मतलब होता है, सेम फिजिकल स्टेट, ओके, सेम फिजिकल स्टेट। ये चीज़ें और भी पढ़ने की थी हमें, एक और चैप्टर था जो कि गायब हो चुका है, चलो ठीक है। तो फॉर ए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन कहने का मतलब सारे के सारे क्या होंगे फिजिकल स्टेट गैसियस रिएक्शन होगा ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी। तो हम लोग रेट को कैन बी एक्सप्रेस कैसे लिख सकते हैं, गैस है तो इन टर्म्स ऑफ, हाँ, प्रेशर, है ना, पढ़ा है इस चीज़ को, गैसेस का जनरली क्या लिखते हैं हम लोग प्रेशर के टर्म में, लेकिन ध्यान रखना कहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने से वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है चेंज हो जाता है, ओके। तो पी इक्वल टू एनआरटी पढ़ाई होगा आपने, है ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब। तो एन बाई वी मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है कंसंट्रेशन होता है, तो पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग सी आर टी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया कंसंट्रेशन, ओके। लेकिन ध्यान रखना टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, इसको ध्यान रखना, ये सब बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आर क्या है गैस कांस्टेंट है, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, अलग अलग वैल्यू जो होती है जिसकी याद रखना है, मैंने ये भी बता चुका है ऑलरेडी। तो अब देखो सी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं पी से, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो देखो क्या लिख सकते हैं अब हम लोग, सपोज ये रिएक्शन वापस से लिख रहा हूँ N1A प्लस N2B, और ओहो क्या बना रहा था ये N3C और N4D, ओके। तो जो रेट था वो रेट क्या लिख सकते हैं हम लोग डेल सी, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन, अब जो टाइम टेकन लगेगा, और कंसंट्रेशन की जगह आप क्या लिख सकते हैं डेल पी, और प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन लिख रहे हैं तो क्या जाएगा RT से डिवाइड में डेल्टा टी, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डेल ए, माइनस लगेगा ना डेल अपॉन डी टी माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल्टा टी, और इक्वल्स टू डेल सी अपॉन डेल टी, सिमिलरली डेल डी अपॉन
डेल टी। ये तो तब होता है जब क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 पर, यहाँ पे अलग अलग है तो सबकी वैल्यू लिख देते हैं n3 n4 n1 n2, ठीक है। तो अब क्या बन गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर को रेट को देखो यहाँ पे आगे ही बढ़ाना है तो इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह प्रेशर ऑफ ए और आर टी आएगा, है ना, और डेल टी सिमिलरली कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ऑफ बी आएगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वैसा ही सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आएगा और आर टी और डेल टी, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ डी आएगा और आर टी डी, ठीक है, और वही स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड n1 n2 और n3 n4 ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से आर टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ओके। तो अब अगर जो आर का टर्म लिखे प्रेशर के रिस्पेक्ट में, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ डेल पी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन n1 डेल्टा टी माइनस ऑफ सिमिलरली डेल पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू क्या बन जाएगा डी टी, और ये क्या बन जाएगा डेल प्रोडक्ट के लिए प्रेशर ऑफ सी n3 डिवाइड में आएगा उसका लिए और टाइम टेकन, सिमिलरली डी के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, ओके, और n4 से डिवाइड। तो अगर जो आर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ क्या लग जाएगा स्मॉल डी, है ना, जो कि क्या बताता है बाकी सारे के लिए सेम आएगा, है ना, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल को बताता है। अब देखो अगर जो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख रहे हैं तो आर का यूनिट क्या होगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है एटीएम और टाइम डेल्टा टी, डी टी तो क्या है टाइम ही है, ओके। अब देखो प्रेशर के और भी यूनिट होते हैं जैसे बार, पास्कल और टॉर, एच जी एम एम, ये सब पढ़ा होगा, है ना, एम एम एच जी जिसको बोलते हैं, और टाइम का तो आपको पता है सेकेंड, मिनट, आवर, डे, जैसा कुछ भी हो जाए ना, ईयर जैसा भी चल जाए। तो अब ध्यान रखना इस बात का कि जो आर का यूनिट है वो क्या बन गया डेल सी अपॉन डेल टी, हमने पहले पढ़ा था मोलरिटी अपॉन टाइम, है ना, देख लो यहाँ पे, नहीं देखा वीडियो तो इसको देख लेना, ओके। तो दूसरा अभी हमने क्या निकाला प्रेशर वाला, है ना, तो इसको भी याद रखना। और देखो ये कन्वर्जन आना चाहिए आपको, 1 बार इक्वल्स टू क्या होता है 10⁻5 पास्कल, 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है 1.01325, है ना, बार, और अगर जो इसी को किस में लिख सकते हो 10⁻5 पास्कल से मल्टीप्लाई करके, है ना, और 760 क्या होता है यही टॉर होता है, और यही क्या होता है 760 mm ऑफ एच जी होता है, ओके। तो ये सब कन्वर्जन याद रखना, ये बार बार बताने की चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल देखेंगे, उसका लिंक यहीं कहीं पे आ रहा होगा, उसको आप लोग देख लेना एक बार। थैंक यू।